नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और मेरे चैनल आयाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये चैनल उन सब लोगों के लिए है जो भारतीय लेखकों की रचनाएं, कविताएं और पुस्तकों के बारे में रुचि रखते हैं। आज हम जिस भारतीय लेखक के बारे में बात करेंगे उनका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाली लेखक हैं और उनसे प्रेरित होकर इस देश के लगभग हर प्रांत के लोग और लेखक उनसे प्रेरित हुए। खास तौर पे असम और उड़िया, यहीं तक नहीं, इवन तमिलनाडु के लेखक भी उनसे प्रेरित हुए हैं और उनकी अधिकतर रचनाओं का अनुवाद 16 भाषाओं में हो चुका है। आप उनका एक बहुत ही महान कृति के बारे में जरूर जानते होंगे जिसका नाम है देवदास, जिसके ऊपर पिक्चर भी बनी है और उसका अनुवाद भी 16 भाषाओं में हो चुका है। इतनी फेमस उनकी ये कृति है। लेकिन आज हम देवदास की बात नहीं करेंगे। आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो उनके द्वारा लिखी हुई एक कहानी है। उस कहानी का नाम है परेश। परेश जैसे लगता है कि नाम से ही ये किसी व्यक्ति का नाम है। जी हाँ, ये किसी व्यक्ति का ही नाम है। और परेश जो कहानी है वो एक बंगाल के एक गाँव में बसे हुए एक बंगाली परिवार के ऊपर है, जिसके मुखिया हैं गुरुचरण मजूमदार एक रिटायर्ड हेडमास्टर हैं स्कूल से। उनका एक छोटा भाई है जो कि फ़ौज में नौकरी करता है, नौकरी करके अभी भी वापस आया है। उनके मंझले भाई का देहांत हो चुका है, जबकि उस मंझले भाई की विधवा उनके परिवार के साथ ही रहती है। सबसे छोटा भाई हरचरण जो फ़ौज से वापस आया है, उसका एक बेटा है, उसका नाम है परेश। गुरुचरण के खुद के बेटे का नाम विमल है। विमल में सारे अवगुण हैं, जबकि परेश सर्वगुण संपन्न है और परेश से गुरुचरण जी का खासा लगाव है। वही उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और उसको वकील बनाते हैं। अब हरचरण जब वापस आता है फौज से रिटायर होके तो काफ़ी पैसे लेकर आता है, लेकिन उसके मन में लालच भी जाग जाता है। इस लालच के चलते वो चाहता है कि अब वो सारी संपत्ति भी हड़प कर जाए। इसलिए वो पहले जाता है अपने बड़े भाई के पास, उनको बंटवारे की बात करता है। गुरुचरण जी को बहुत धक्का लगता है कि उनका छोटा भाई ये क्या बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मान जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि इस संपत्ति के 3 हिस्से होंगे, एक हमारा, एक मेरा, एक आपका और एक उसकी मंजरी भाभी का। हरचरण को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देता है। अब धीरे धीरे हरचरण उसकी पत्नी मंजली बहू को परेशान करना शुरू कर देते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि एक बार उसके साथ धक्का मुक्की भी करते हैं। वो बहू बहुत परेशान हो जाती है, वो गुरुचरण जी के पास जाती है। गुरुचरण जी उसको कहते हैं कि इसके ऊपर चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें पुलिस में मुकदमा करना चाहिए। और वो मुकदमा कर देते हैं। इधर पटवारे का काम भी शुरू हो जाता है, गड्ढे खोदने शुरू हो जाते हैं, दीवारें बननी शुरू हो जाती हैं और रोज़ की परेशानी भी शुरू हो जाती है, जो कि हरचरण उसकी पत्नी दोनों को करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद गुरुचरण जी को ये उम्मीद होती है कि परेश, जिसको कि उन्होंने शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं, वो जब वापस आएगा तो अपने माता पिता के इस व्यवहार के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा और वो जरूर न्याय करेगा। लेकिन होता क्या है कि जब वापस आता है परेश, तो परेश न सिर्फ गुरुचरण जी को नहीं मिलता है, बल्कि छल और कपट से मुकदमा भी जीत जाता है, क्योंकि वो पेशे से वकील भी होता है। और इसके अलावा वो विमल को भी एक डकैती के झूठे केस में, मुकदमे में गिरफ्तार भी करवा देता है। इन सब बातों से गुरुचरण जी को बहुत धक्का लगता है, बहुत सदमा पहुंचता है और इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी मनोस्थिति बहुत ही विक्षिप्त सी हो जाती है। अब इस स्थिति में वो एक बार एक नौकरानी को धक्का दे देते हैं और इस बात को लेकर भी बहुत झगड़ा होता है और उनकी बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाई जाती है। गुरुचरण जी ये अपमान भी सह जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक बार ये खबर आती है कि गुरुचरण जो हैं एक किसी नाच गाने वाले एक किसी आयोजन में बैठे हुए हैं। जब ये बात परेश को पता चलती है तो परेश को भी बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, उसको बहुत दुख महसूस होता है कि ये क्या हालात हो गए हैं। परेश रात को 2:30 बजे के करीब जाता है उस नाच गाने वाली मंडली के यहाँ पे और अपने ताऊ जी के पीठ पर हाथ रख के बोलता है कि ताऊ जी चलो घर चलें। ताऊ जी की शक्ल को जब वो देखता है, उनके चेहरे को जब देखता है, तो उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया है। ना वो चेहरे पे नूर है, ना वो लाली है, ना वो सम्मान है जो वो उनकी आंखों में देखा करता था।
परेश की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो कहता है, ताऊ जी आप काशी जाना चाहते थे, चलो हम काशी चलते हैं। ताऊ जी कहते हैं, काशी जाना है तो घर से कुछ सामान ले लेते हैं। परेश कहता है, उस घर से हम अब कोई चीज़ नहीं लेंगे, उस घर पे हमारा कोई भी अधिकार नहीं है, अब हम सीधा स्टेशन चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी का अंत अगर आप गौर से देखें तो ये एक संदेश देकर जा रहा है। वो संदेश क्या है? वो संदेश ये है कि हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारे शिक्षक जो हमें संस्कार, जो हमें विद्या, जो हमें गुण विरासत में देते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो हमारे अंदर ही रहते हैं। वो आज नहीं तो कल, वक्ती तौर पर तो वो हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाए या दब जाएं, लेकिन ज़्यादा देर तक के लिए वो दबे नहीं रह सकते और कभी ना कभी वो बाहर निकल के आते हैं। यही इस कहानी का एक मूल सिद्धांत है, एक निचोड़ है, जो हमें अपने बच्चों में ज़रूर संस्कार देने चाहिए ताकि वो अच्छे इंसान बने। आपको मेरा ये कहानी कैसी लगी? आप प्लीज़ अपनी राय मेरे चैनल पे दीजिए। इस चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नई कहानी को लेकर, किसी नई पुस्तक को लेकर। धन्यवाद।